ठीक है। ओके। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या कोई बात समझ ना आ रही हो, या कोई ऐड करना चाहे? ठीक है, आप सबको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ आ रही है चीज़ों की, ताकि शुरू से हमारी बेसिक स्ट्रांग हो। फिर हम जैसे वो अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे गए थे, तो हम फिर उसको तभी कर पाएंगे कि हमारी बेसिक्स अच्छे से डेवलप हों, अच्छे से बिल्डअप हों। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिनोलॉजी इज़ अ टर्म यूज टू, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं इस टाइप का करूँगा, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे किसी क्वेश्चन टाइप पे मूव करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। फिनोलॉजी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ क्रिएचर्स एबिलिटी टू ऑल्टर द लोकेशन ऑफ लाइफ साइकिल इवेंट। ठीक है, अब फिनोलॉजी एक टर्म है, इसकी डेफिनेशन दे दी है मुझे। अब मैंने ये चेक करना है कि ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनिंग करूँगा। ठीक है, इस टर्म को ढूंढूंगा, फिनोलॉजी को। ये रही फिनोलॉजी। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। वन ऑफ द मेन वेज इन विच स्पीशीज आर इंश्योरिंग कंडीशन सूट देम इज चेंजिंग द टाइम ऑफ ईयर एट विच दे आर एक्टिव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। Scientists refer to the timing of such life cycle events as phenology. So when an animal plants start to do something earlier in the year than it usually does, it is said to be advancing its phenology. So phenology is the term used to creature ability to alter location of a life cycle event. आपके ख्याल से ये क्या होना चाहिए, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन? सर नॉट गिवन आई थिंक सो, बिकॉज यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं करी। नॉट गिवन। जी, मेरे ख्याल से भी नॉट गिवन ही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ साइकिल इवेंट को वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन लोकेशन को, अब दोबारा से इसको हम रीड करते हैं। ठीक है। अब नॉट गिवन वाली जो सिचुएशन होती है ना, ठीक है, उसको डिसाइफर करना ज़रा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि आप टीवी का रिमोट ढूंढें। ठीक है। अब उसके अंदर अगर रिमोट पड़ा हुआ है ना, तो आपको 2 मिनट लगेंगे, आप साइड टेबल पे देखेंगे, आप टेबल्स पे देखेंगे, आपको रिमोट मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि यार रिमोट नहीं है रूम में, और रिमोट ढूंढें, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसको साइड टेबल पे देखेंगे, बेड के नीचे देखेंगे, मैट्रेस के नीचे तो नहीं है, कहीं सोफे के नीचे तो नहीं गिर गया, यानी नॉट गिवन को ढूंढने में ना हमें ज़्यादा टाइम लगता है। कोई चीज़ वहाँ है नहीं और हम उसको ढूंढ रहे हैं, और फिर हमने कंफर्म बताना है कि वो वाकई उस रूम में नहीं है या उस जगह नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा लगता है, और ये डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, और उसके अंदर अभी तक नॉट गिवन नहीं आया है, ट्रू आया है, फॉल्स आया है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली, प्रोबेबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखा जाए, तो नॉट गिवन उसमें आएगा। यानी जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ट्रू भी एक ऑप्शन होता है, एक फॉल्स भी होता है, एक नॉट गिवन भी होता है। ये रियल टेस्ट के लिए है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन में ट्रू कर दिया और फॉल्स कर दिया, नॉट गिवन अभी तक नहीं आया, तो आप नॉट गिवन को भी देखें कि क्यों नहीं आया है, इसका मतलब आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द मेन वेज इन विच स्पीशीज आर इंश्योरिंग कंडीशन टू चेंजिंग द टाइम ऑफ द ईयर, टाइम ऑफ द ईयर चेंज कर रहे हैं। ठीक है। नॉट चेंजिंग देयर लोकेशन। ठीक है, ऑल्टर द लोकेशन नहीं कर रहे, ऑल्टर द टाइम कर रहे हैं, दिस इज नॉट गिवन। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे मूव करते हैं। इसको मैं देखता हूँ कि अभी तक हमने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, फॉल्स था पहला, फिर दूसरा ट्रू था, फिर फॉल्स था, फिर नॉट गिवन। लेकिन ये नॉट गिवन नहीं है, ये फॉल्स है। सर बेसिकली उन्होंने हमें फिनोलॉजी की जो सी टर्म हमें बता दी हुई है, और वो नॉट जी। गिवन है। अगर टर्म हमें उन्होंने बताई ही ना हो, फिर वो पूछे, तो फिर हम्म। नॉट गिवन होता है। ये फॉल्स था। ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ी इसमें ना कन्फ्यूजन अल्टीमेटली रहती है। अब कोई, मतलब इसको मैं फिर कोशिश करूंगा कि कोई इसका ना अच्छी सी स्ट्रेटजी मैं ढूंढ के आप लोगों को बताऊं। क्योंकि अभी तो आपने कह दिया कि उसने दिया हुआ था और उसने डिफाइन कर दिया था, लेकिन किसी और जगह पे भी दिया भी होगा, और फिर भी कोई एक टर्म की वजह से हमें नॉट गिवन करना पड़ रहा होगा। तो इसकी कोई अच्छी सी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे फिनोलॉजी की टर्म दी गई है, उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और है तो उसने उसको फॉल्स कर दिया है। ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है बंदा इसमें।
ठीक सर है। मैंने लास्ट एक वीडियो एक जगह पे मैं बल्कि आई कोड गुरु के पिछले सेशन में ही देख रहा था। उन्होंने कहा था अगर अगर वो चीज़ नॉट गिवन हो ना तो फिर उस चीज़ के बारे में मोस्ट प्रोबेबली बात ही नहीं की जाती। ठीक है, उस चीज़ का जिक्र नहीं होता उसके अंदर ज़्यादातर, तो इसलिए वो नॉट गिवन हम्म। होती है। जिस चीज़ का ज़रा सा भी जिक्र हो या वो ट्रू या वो फॉल्स होता है। ठीक है, तो ठीक है। ये उन्होंने मुझे कहा था अक्सर। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अगर फिनोलॉजी का वर्ड आ गया है तो हमें फिर नॉट गिवन को कट कर देना चाहिए अगर नहीं, पैसेज में आ गया। फेनोलॉजी, मेरा मतलब फेनोलॉजी तो एक ऐसा वर्ड है कि यूज हो सकता है, लेकिन उन्होंने फेनोलॉजी की टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ प्रॉपरली। ठीक है, उन्होंने ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज को बताया हुआ है। अगर वो इस चीज को बिल्कुल ही ना छेड़ें, इसके बारे में हम्म। कुछ भी ना बता रहे हो, तो फिर ये नॉट गिवन आता है। अगर थोड़ा ठीक बहुत है। उसके बारे में बताया हो तो कहीं ना कहीं फॉल्स या ट्रू होता है वो। ठीक है, अब फिर हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन में नॉट गिवन वाला देखते हैं और उसको देखते हैं वो नॉट गिवन क्यों है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी नॉट गिवन है, और बस नेक्स्ट क्वेश्चन ही है नॉट गिवन। इसको हम देखते हैं कि ये नॉट गिवन क्यों है। ठीक है, एक सेकंड में इसको क्लियर करता हूँ पहले, ताकि हम। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं कि वाई इट इज़ नॉट गिवन। सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैव रिड्यूस लाइफ स्पैन ड्यू टू स्प्रिंग टेम्परेचर्स इंक्रीज। ठीक है। रिड्यूस लाइफ स्पैन, स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है। कि जो बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज़ हैं वो अपना मतलब उनकी एज कम हो रही है, लाइफ स्पैन कम हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। तो अब हम इसको ढूंढते हैं यहाँ पर। फिनोलॉजी कहाँ पर था, उससे आगे हमने ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड फिनोलॉजी पैराग्राफ। है, थर्ड पैराग्राफ। These organisms have are already invited. Indeed, most species are advancing their phenology to some extent. यहाँ तक phenology चल रहा है बेटा, average spring temperature has increased. Okay. As the average temperature, spring temperature has increased by roughly 0.5 over past, species have advanced by between 3 days and a week on an average to keep in line with coolant temperatures. Well equipped to cope with climate change, readily adjust to new temperatures under stress, being dragged a long way by naturally and fast changes. The answer is still unknown, but new studies seeking to answer these questions. ठीक है, यहाँ तक इसकी बात हुई है। ठीक है। अब ये नॉट गिवन क्यों है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मतलब यहाँ पे टेम्परेचर तो मेंशन है, स्प्रिंग टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो मेंशन है इसमें। ठीक है, लाइफ स्पैन की चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें ये मेंशन है कि वो अडॉप्ट होती हैं टेम्परेचर के साथ, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और कॉप अप करती हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, एडजस्ट टू न्यू टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करती हैं। सो वाई इट इज़ नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात नहीं हुई इसलिए नॉट गिवन है। तो इसका उन्होंने उसके लाइफ स्पेन का जिक्र नहीं किया हुआ ना मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उसको उसके लाइफ स्पेन पे क्या इफेक्ट है इस तरह का कुछ। तो ऊपर भी हम यही बात कर रहे थे कि लोकेशन का जिक्र नहीं किया हुआ, टाइम का जिक्र किया हुआ है कैसा वो फिनोलॉजी टर्म में। थी एक उसकी फोनोलॉजी की टर्म उन्होंने जो डिफाइन की हुई थी उसके अंदर उसका जिक्र नहीं था। मतलब एक चीज डिफाइंड है उसके अंदर उसका जिक्र नहीं है तो वो फॉल्स है ना। मेरे ठीक है। ख्याल से मेरा ये कहना था। इसमें जी प्लीज़। इसमें क्लैरिटी नहीं है कि बटरफ्लाई के ऊपर वो एप्लीकेबल है हो रहा है कि नहीं, इस वजह से शायद नोट गिवन है। हम्म। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसके ऊपर चेंज की बात हो रही थी, क्योंकि हम हमारे पास भी यही था कि वो अल्टर हो रही है लोकेशन के ऊपर का नहीं। लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन था लास्ट, उस पर चेंज की बात हुई है। बस फर्क ये था कि ये टाइम और लोकेशन की बात थी, जिस वजह से वो फॉल्स हुआ। लेकिन मेन जो वर्ड था वो चेंज करने का, वो इसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट है लाइफ स्पैन का, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, यानी आप लोग इसके अंदर कंफर्टेबल हैं कि आप सही आंसर पर पहुंच सकते हैं नॉट गिवन और फॉल्स में, या मुझे इस पे मज़ीद काम करके कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम सही आंसर पर पहुंच सकें, या आप लोग कंफर्टेबल हैं? तो अगर ठीक है, इसमें लाइफ स्पैन का जिक्र नहीं है ना, इसलिए नॉट की बनी होगा। ठीक है। सर ओके। वैसे अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो फिर काइंडली शेयर कीजिएगा हमारे साथ। वैसे थोड़ा बहुत हम
इसके बारे में है कि किस तरह इसको अप्लाई करना है। हम्म। लेकिन अगर कुछ मैं स्ट्रेटेजी मिल जाती है तो ये फिर बेहतर होगा मेरे लिए। चलें ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वर्क ऑन करता हूँ। कल इंशाल्लाह, कल रात तक मैं कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसके अंदर अब सेम स्ट्रेटजी है कि आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन टाइप होती है मैचिंग हेडिंग्स, जिसके अंदर मैचिंग होती है। उसके अंदर क्या होता है कि वो एक सीक्वेंस में नहीं दिए गए होते। दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है और आपने बताना होता है कि वो किस पैसेज की है, किस पैराग्राफ की हेडिंग बन रही है। ठीक है, उसके अंदर आपको पैराग्राफ को कम्प्लीटली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और बताना है कि इसकी क्या हेडिंग बन रही है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ स्किमिंग एंड स्कैनिंग करनी है। आफ्टर स्कैनिंग टू फाइंड योर आंसर फॉर द रेलिवेंट क्वेश्चन, आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में रीड करना है, सिर्फ उस पार्ट को, कंप्लीट को आपने रीड नहीं करना। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये है कि रीडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट में पूरा पैसेज रीड कर सकते हैं, अ, कि हम अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अपनी हैबिट बनाने के लिए ये काम हम कर सकते हैं कि हम आइल्स के क्वेश्चंस के लिहाज से भी ना देखें, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसको हम पूरा रीड करें स्टार्ट में एक दो दिन, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, इसको मैं पूरा रीड करके कंप्रीहेंड करवाऊँ या नहीं, हम क्वेश्चंस के लिहाज से ही चलें? सर हम पेपर के हिसाब से ही चलना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे पूरे पैराग्राफ्स को उस वक्त जी पढ़ें। जी, वहाँ टाइम नहीं होता, लेकिन यस देखें सर। जब इंसान अपने आप को बनाता है किसी चीज़ के लिए तो उसमें फिर टाइम लिमिटेशन नहीं होती। मतलब प्रैक्टिस लो और फिर एक्ट फास्ट। ठीक है, या फिर स्वेट इन प्रैक्टिस टाइम्स, यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो इसमें मतलब अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको टिप्स शेयर कर देता हूँ कि कैसे कंप्रीहेंशन करते हैं और कैसे कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो उसको क्या करते हैं, कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो क्या करते हैं, ये वाली चीज़ें कवर करनी चाहिए हमें, या हमें क्वेश्चंस के लिहाज से चलना चाहिए। आई थिंक कि हमें ना कोई एक पैराग्राफ के अंदर ये वाली चीजें जैसे आप कह रहे हैं ना वो डिस्कस कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट एक पैराग्राफ। ठीक है, फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पैराग्राफ ओपन करता हूँ, ये मुझे इजी इंग्लिश लग रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है जिसको हम स्टार्ट में क्लास के कवर कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम इसको देखते हैं कि क्या टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैचिंग हेडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है इस पैराग्राफ को, और इसके मैंने बताना है कि इसके अंदर क्या बात हुई है। ठीक है, तो इसको मैं रीड करता हूँ। मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, बिलीव दैट सोसाइटी सच एज द कंग वर नॉर्मल एंटल। सबसे पहले क्या होता है, एक होता है जैसे कोई गार्बेज बोलते हैं ना हम एक चीज़ को। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारी वोकेबलरी होती है ना, या कोई हमारे पास रिटन टेक्स्ट होता है, उसके अंदर एक होता है वर्बेज। ठीक है, वर्बेज क्या होता है कि जो वर्ड्स का गार्बेज होता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने डस्टबिन में फेंक देना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस वर्ड को मैंने डस्टबिन में फेंक देना है। मुझे इस अब यहाँ पे ये नहीं करना कि मैं इसके ऊपर 15 सेकंड लगा दूँ और सोचूं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा। ठीक है, हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन में आ जाता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या मतलब है, फिर मुझे इसके ऊपर फोकस करना है, फिर मुझे इसके ऊपर 20 सेकंड क्या 1 मिनट लगाना पड़ा फिर भी लगाना है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, तो मुझे इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसको इसको स्किप करना है वर्ड को। दिस इज वर्बेज। ठीक है, मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव दैट सोसाइटी सच एज कंग। ठीक है, अब कंग एक वर्ड है, इसको सोसाइटीज सच एज, ठीक है, इसका मतलब ये कोई सोसाइटी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ अ वर्ड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप मतलब इसको ये इस तरह समझाना चाहूँगा कि आप उर्दू स्पीकिंग है। ठीक है, आपसे कोई बात करता है, वो कहता है कि मैं लाहौर शहर चला गया। ठीक है, अब आपको शहर का मतलब नहीं पता, लेकिन जब वो मैं लाहौर
चला गया, इन सारों का मतलब पता है ना, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई शहर का मतलब सिटी होगा। लाहौर का आपको पता है, चला गया का भी पता है कि मतलब वो ही वेंट देयर, लेकिन आपको शहर का मतलब नहीं पता। तो आप क्या करते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये इंग्लिश में क्या होता है कि आपको आसपास के तमाम चीज़ों का मतलब पता है, इसका मतलब नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोसाइटी सच एज कंग वर नॉर्मल एंटिल, तो कंग का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन सोसाइटी सच एज लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होगा कि कोई सोसाइटी का नाम होगा, ठीक है। Until a few thousand years ago, when population growth led to the development of agriculture and a settled lifestyle, ठीक है। अब यहाँ तक इसको क्या होता है, पैराफ्रेजिंग आप साथ साथ करते रहें जब आपने कंप्रीहेंशन करनी है, ठीक है। फॉर पैराफ्रेजिंग के अंदर अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है पैराफ्रेजिंग, ठीक है, और एक होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का ना आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग इस चीज़ की क्या होगी, मैंने बिलीव दैट सोसाइटी सच एज डैश वर नॉर्मल until a few thousand years ago when population growth led to development of agriculture and this, ठीक है। तो इसकी मैं पैराफ्रेजिंग करूंगा ना, तो मैं कहूँगा मैनी स्कॉलर्स बिलीव्ड दैट सोसाइटीज सच एज कंग were there few thousand years ago when populations were having development in field of agriculture and their lifestyle was settled। ये पूरी पैराफ्रेजिंग है। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है इसमें, लाइफस्टाइल है, मतलब मैं इसको मतलब ये कम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आप कम्प्लेक्स इंग्लिश को तोड़ के उसको टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अभी हमने क्या करना होता है इसको कि इसके अंदर ना दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करना होता है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके मैंने इसको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको वैसे तो दिमाग में करूँगा, लेकिन मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कि मैनी स्कॉलर्स थिंक कंग इज ए नॉर्मल थिंग। बस इतना मैंने इसको अपने अंदर पैराफ्रेजिंग भी कर ली इसकी और सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को मैंने फिलहाल इग्नोर कर दिया कि जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करेंगे कंग कोई नॉर्म अजीब चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल है। इन व्यू ऑफ द अबव थ्री सीम्स लिटल रीजन there seems little reason to assume that traits such as racism, warfare, and male dominance should have been selected by evolution, as they would have been of little benefit in prehistoric area। अब ये एक थोड़ा सा वो मतलब सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ भी आ गई इसके अंदर। तो आप लोगों में से कोई इसको ट्राई करे, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके, जैसे ये मैंने एक मतलब 6 to 7 वर्ड्स में लिखा है, तो इस सेंटेंस के अंदर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ 6 to 7 वर्ड्स में बताएं कि क्या हो सकता है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई एंड पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। इसमें मैं इस तरह से पैराफ्रेजिंग और सिंप्लीफिकेशन करूँगा कि chaos was there was no reason for chaos as there was a settled lifestyle। बस इतना सा इसको मैं बोलूँगा, ठीक है। कि जो वॉरफेयर, रेसिज्म और मेल डोमिनेशन ये चीज़ें हैं, या किसी भी किस्म का कोई chaos है, या कोई मतलब डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, देर वॉज नो रीज़न फॉर देम, ठीक है। और अ लिटिल रीज़न, लिटिल का मतलब भी यही होता है। अच्छा, लिटिल के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। एक होता है थोड़ा सा हम इससे थोड़ा बाहर जा रहे हैं, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट। एक होता है अ लिटल और एक होता है लिटल, ठीक है। अब मैं कहूँ आई हैव ए लिटल मनी, और दूसरी तरफ मैं कहूँ आई हैव लिटल मनी, तो आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं या डिफरेंट हैं? एनीवन? Yes, sir. I think both are different things.
अ लिटल मेंशन के थोड़ी सी, और जो लिटल है एक है थोड़ी सी और एक है बहुत थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना एकेडमिक राइटिंग में, ये निगेशन के लिए यूज़ होता है। आई हैव लिटिल मनी का मतलब होता है नो, मतलब मेरे पास नो मनी। आई हैव लिटिल मनी, वैसे तो ये लग रहा है कि मेरे पास कम पैसे हैं काफ़ी, लेकिन आई हैव लिटिल मनी का मतलब है आई हैव नो मनी। आई एम लिटिल हैप्पी मतलब आई एम सैड। ठीक है। तो ये एकेडमिक राइटिंग में इस तरह यूज़ होता है। ठीक है। लिटिल मीन्स, ये जैसे सरसन ने शेयर किया है एग्जैक्टली कि लिटिल का मतलब है नहीं, नेगेशन में आ जाता है। अ लिटिल का मतलब है कि आई हैव। ठीक है। यानी आ लिटिल को आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं, प्रॉपर इसकी जगह यस लिख सकते हैं। आई हैव मनी, यस ट्रू। या फिर आई हैव मनी सिर्फ इतना लिख सकते हैं। आई हैव लिटिल मनी की जगह आप लिटिल को नो कर सकते हैं। ठीक है। यानी आप कह लें आ लिटिल का मतलब होता है यस और लिटिल का मतलब होता है नो। इसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है देयर सीम्स लिटिल रीजन, यानी कोई वजह ही नहीं पता चलती। रिटर्न रीजन तो आप मतलब इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो बनेगा थोड़ी बहुत वजह बनती है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में इसका मतलब होता है कि कोई वजह ही नहीं बनती। तो इसी तरह मैं इसको सिंप्लीफाई और पैराफ्रेज करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये जो भगदड़ मचा हुआ है, इसकी कोई वजह नहीं बनती। बिकॉज देयर वाज अ सेटल्ड लाइफस्टाइल, और कंग सोसाइटी है उसके अंदर सेटल्ड लाइफस्टाइल है, डेवलपमेंट हो रही है, और उसके अंदर आप रेसिज्म ले आए, वॉरफेयर ले आए और मेल डोमिनेशन ले आए, तो भाई इन चीज़ों की तो कोई तुक्की नहीं बनती है। सेटल्ड बेचारे सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इतना कम्प्लेक्स जो है ना, इतना कम्प्लेक्स। ठीक है। अब मैं पूरा पैराग्राफ रीड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इंडिविजुअल्स हु बिलीव सेल्फलेसली, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल्स हु बिहेव्ड सेल्फिशली एंड रूथलेसली वुड बी लेस लाइकली टू सर्वाइव सिंस दे वुड हैव बीन ऑस्ट्रसाइज्ड फ्रॉम देयर ग्रुप्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता ऑस्ट्रासाइज्ड क्या होता है। ठीक है। एक वर्ड है अलग से, मतलब एक जगह पे लिखा आ गया ऑस्ट्रासाइड, मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब बता सकता हूँ। ठीक है। वैसे मुझे इसका मतलब पता है, लेकिन आप लोग ट्राई करें कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका क्या मतलब होगा, जो मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट वाली बात की थी कि उसको एक्सपेल कर दिया ग्रुप से। ठीक है। हम इधर तक रिमूव पढ़ रहे हैं कर कि देना। हाँ, रिमूव कर देना। ऑस्ट्रासाइज्ड का मतलब यही होता है कि आप एक्साइल कर दें किसी को। मतलब कोई सोसाइटी है, इफ़ यू आर ऑस्ट्रासाइजिंग समवन तो यू आर एक्साइलिंग, यू आर सेंडिंग आउट, यू आर एक्सपेलिंग फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर एक्सपेलिंग फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है। लेकिन अब मुझे इसका मतलब पहले से नहीं पता, तो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब बता सकता हूँ, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इंडिविजुअल हु बिहेव सेल्फ, अब देखो ये इतना लंबा पैराग्राफ है 4-5 लाइनों का। ठीक है। इसको मैं इतने आराम से बता सकता हूँ। ठीक है। मैनी स्कॉलर थिंक Kung is a normal thing and it has a settled lifestyle. It was a few thousand years ago, and as it has settled lifestyle, there is no reason for chaos. And individuals who are making chaos or who are acting selfish, they could not survive because settled lifestyle उनको वहां से एक्सपेल कर दिया हो गया होगा। ठीक है। मतलब इस चीज को मैं समझाना चाह रहा था कि ऐसे आप कंप्रीहेंशन करते हैं कोई कम्प्लेक्स राइटिंग अगर आपके सामने आ जाए, इसके अंदर किसी का कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, और अ, कोई चीज़ मैंने गलत की और की हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। अच्छा, हम थोड़ा सा आइल्स के क्वेश्चन से हट गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग का टेस्ट है ना बेसिकली। तो रीडिंग आपको अगर नहीं आती होगी कि कैसे करते हैं तो आपके क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी ज़रूरी थी बताना कि रीडिंग कैसे करते हैं और रीडिंग को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है। हमारा टाइम भी अप हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लास्ट क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब कि सबको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई हैं।